रिकॉर्ड में लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी क्लास छोटा होगा। अच्छा जी, कोई आदमी हमको बोले थे कल मेरा क्लास छोटा है, कितना क्लास छोटा था देखे थे वीडियो? संतोष जी बोल रहे थे। अच्छा, वो पहले वाला पूछ रहे। हाँ हाँ, अनु जी बोले हुए थे, अनु जी, अनु जी। हाँ सर। अनु जी आप आए हुए हैं? नहीं आए हुए हैं, अनु नहीं आए हुए ना? चलो, लगता है उन लोगों को यूट्यूब पे भी देखना पसंद है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे वही कुछ फंक्शन का एक दो पॉइंट छूटा हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंटर। पॉइंटर जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लोग कहते हैं ऐसा कि ये पॉइंटर टफ है। हम आपको आसान कैसे बनाते हैं आज आपको दिखाते हैं, टफ नहीं है। बहुत लोग को लगता है। आज पहले हम फंक्शन का थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ था उसको खत्म कर देते हैं, और उसके बाद कल वाला जो पार्ट था कि आप फ्लो चार्ट डिजाइन करना, कल बताइएगा। नहीं बोले थे? वो फ्लो चार्ट भी मैं ड्रॉ कर दूंगा, आज ही ड्रॉ करूंगा शाम के टाइम में। अभी हम पॉइंटर पर फोकस करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि शाम वाला बैच जो है ना प्रोग्राम ओरिएंटेड ही बताते हैं उसमें। इसमें थ्योरी वगैरह टॉपिक चलता रहेगा और प्रोग्राम उसमें। ठीक, चलो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। यूज ऑफ सर आपका वीडियो रुक गया है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट किए हुए हैं भाई। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज सर। अरे पता नहीं क्यों वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया था। मैं तो म्यूट नहीं किया था, मैं तो पढ़ा रहा था, लिखना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सर आपका वीडियो भी रुक गया था। अच्छा अच्छा, पता नहीं। एक मिनट, मैं डीएनडी कर देता हूँ, डीएनडी में शायद नहीं है। हम्म, चलो, अब आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? जी सर क्लियर है आवाज आ सर? रही है। चलो हम बात करते हैं अब। इसको हटाओ। देखो, हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। आप लोग पहले से जानते हो कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। जो रेडीमेड फंक्शन जिसको बोलते हैं ना, जो रेडीमेड फंक्शन होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, स्क्वायर रूट, पावर फंक्शन, ये सब रेडीमेड फंक्शन है। इसी को बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। कहने का मतलब, आपको जब इस प्रकार के काम करना हो, जैसे साइन निकालना हो किसी का, या कॉस निकालना होता है, या स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। आप बस इस फंक्शन को कॉल करो, वो आपका काम कर देगा। और इसी को बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। या आप लाइब्रेरी फंक्शन बोलो या इनबिल्ट फंक्शन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बात करते हैं आगे। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं कि साइन साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, एस क्यू आर टी फंक्शन, ये सब क्या है? रेडीमेड फंक्शन। इसी को बोलते हैं हम लाइब्रेरी फंक्शन। या एक एग्जांपल आपको बताया भी थी, पावर फंक्शन। ये सब रेडीमेड फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। इसी को बोलते हैं इनबिल्ट भी बोलते हैं, यानी पहले से बना हुआ। इनबिल्ट, बिल्ट मतलब बनना होता है, पहले से बना हुआ है, रेडीमेड। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। हैच, क्या कहना चाह रहा हूँ, इंक्लूड stdio डॉट
एच, और आगे मैं बढ़ता हूँ इंट मेन। मैंने इसको ओपन किया और मैं सिंपल सा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल है बाबू ये। फ्लॉट ए बराबर 0.5, फ्लॉट w, x, y, z, और मैं w बराबर लिख रहा हूँ साइन ए, x बराबर लिख रहा हूँ कॉस ए, y बराबर लिख रहा हूँ tan ए, और z बराबर लिख रहा हूँ पावर ऑफ a रेज टू द पावर 2, a रेज टू द पावर 2। और मैं बस प्रिंट ऑफ करवा रहा हूँ सबको बारी बारी से। डबल कोट स्टार्ट, ए गो है, 2 गो है, 3 गो है, 1 2 3 4 गो है डेटा। 4 गो डेटा को मैंने स्पेसिफाई नोटिफाई कर दिया और बोल दिया w(x, y, z) रिटर्न 0। तो देखो, मैं इसमें कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ आपको, मैं इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, पावर ए, ये सब क्या है आपका, देख रहे हो, इसके ओपन पैरेंथेसिस है और क्लोज पैरेंथेसिस है। ये सब एक फंक्शन का मॉड्यूल है और उसमें भी फंक्शन का कॉलिंग कंसेप्ट है। क्या है ये आपका कॉलिंग है, ये भी आपका कॉलिंग है, ये भी आपका कॉलिंग है, ये भी आपका कॉलिंग है। बोलोगे सर कॉलिंग कैसे है? क्योंकि मैंने इसको सिर्फ नाम से, टेन नामक एक फंक्शन है, ये रेडीमेड फंक्शन है, कॉस नामक रेडीमेड फंक्शन है, बस मैंने उसको कॉल किया तो ये मैं समझ गया कॉलिंग है। तो सर एक बात बताओ सर, आपने बताया था कि कोई फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में तो 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं। पहला चीज कि पहला उसको हमको होना चाहिए क्या, डिक्लारेशन, कि डिक्लेयर करो। दूसरी बात आप उसको कॉल करते हो। तीसरी बात आप उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो आपने इस प्रोग्राम में सिर्फ कॉल ही किया हुआ है, ना डिक्लेयर किए हुए कहीं पे और ना ही डिफाइन किए हो। तो ये रेडीमेड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। तो इसको आपको डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है, डिफाइन करने की भी जरूरत पड़ती है। जो नियम है वो नियम को फॉलो करना पड़ेगा। बस आपको सुविधा ये दिया गया है कि आपको बाहर करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये सब पहले से बना हुआ है। तो ये जहां भी बन के रखा हुआ है, जहां भी डिफाइन करके रखा हुआ है, जहां भी डिक्लेयर करके रखा हुआ है, आप उस लाइब्रेरी फंक्शन को बुलाओ, यानी उस कलेक्शन को बुलाओ। तो इसी के लिए हम मैथ का इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए हैज इंक्लूड एज मैथ डॉट एच को बुलाते हैं। ये मैथ डॉट एच को जब आप खोलोगे तो आपका इस सारे फंक्शन का, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन का जो रेडीमेड बना हुआ है, डिफाइन किया हुआ है पहले से, वो सब के सब आपके इसमें मिल जाएंगे। इसमें आपको मिल जाएंगे, खासकर उसका डिक्लेरेशन और उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। तो अब बताइए मुझे, अब यह क्या आप पूछेंगे हमसे कि सर इसका ये साइन का डेफिनेशन कहाँ है, क्या कॉस का डेफिनेशन या प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहाँ है, या टेन का कहाँ है, पर कहाँ है? तो यहाँ पर मैंने कॉलिंग इस प्रोग्राम में लिखा है, तो इसका डेफिनेशन और डिक्लेरेशन यानी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहाँ है बाबू? तो वो सब आपका मैथ डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शन में इनबिल्ट पहले से रखा हुआ है। जब आपको कंपाइल करेगा कंपाइलर, तो जैसे ही कॉल होगा तो वो झट से इसके अंदर जाके और जो भी डिफाइन है अपना वो कर देगा काम, और वहां से वापस आके कॉल वापस आ जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम में कोई समस्या नहीं है। नहीं तो अगर ये मैंने ना देता, ये अगर नहीं देता तो समस्या होता। ठीक ना? तो अब ये मेरा प्रोग्राम एकदम सही है। तो अब क्या करेगा, ये सिंपल जो अपना आउटपुट देगा वो अपना आउटपुट दे देगा जो भी है। साइन ए का ए का मान कितना है, 1/2। 1/2 कितना होता है, कितना पर किस एंगल पर 1/2 होता है साइन थीटा का जी? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो आपका वो 30 डिग्री दे देगा आंसर। W बराबर x बराबर जो भी है अपना पावर ऑफ a2, W बराबर 30 डिग्री, x बराबर आपका कितना देता, cos है, तो ये भी शायद है 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है ना? यस। जो भी हो ये मैथमेटिकल, जो भी हो अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताया था हमको, हम उस बात पर नहीं 45 फोकस कर डिग्री रहे हैं। कर देता है। हाँ, जो 40 मुझे भी याद नहीं है मैथमेटिक्स का उतना। तो हम ये कह रहे हैं कि
यूज ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। अब आपके बाद आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू आप ना एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो यानी x टू द पावर 2 या 2 के पावर 2 या 3 के पावर 2 निकालो, यानी पावर निकालो किसी संख्या का पावर, खासकर पावर, तो आप बताओगे, या पावर बोले तो क्या 2 टू द रेज द पावर 3 है, x के रेज टू द पावर n है। इस प्रकार के फॉर्मेट का कोई प्रोग्राम बोलेगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इसको बुला देंगे। अगर अगर tan थीटा का नाम प्रोग्राम लिखना है कि आप एंगल कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें कॉस का वैल्यू निकालने का फीचर हो, या tan का या साइन का कुछ भी, तो आप खाली ये कॉल करना क्या इसके लिए रेडीमेड फंक्शन बना हुआ है तो बस आप उसको सिर्फ कॉल कर दोगे, वो अपना डेफिनेशन में लेकिन लाइब्रेरी फंक्शन में जाएगा, वहां से कैलकुलेट करके जो भी हो ये वापस आएगा, और जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो इसमें जेड में असाइन कर देगा। कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? हेलो, यस सर। हम इसमें यही कह रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, हम इसमें यही कह रहे हैं कि कोई आदमी ये हमसे ना पूछे कि सर ये फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, पावर फंक्शन है, सर आपने सिर्फ इसको कॉल किया है, तो डेफिनेशन इसका और प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहाँ है सर? आप तो लिखा ही नहीं है, और प्रोग्राम में तो आप लिखते हो, तो जिसमें लिखा है मैंने बस उस लाइब्रेरी फंक्शन को लिख दिया है, सारा काम वो मैनेज कर लेगा, मुझे यहाँ से एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत ना है। ठीक, क्योंकि इसलिए भी नहीं है कि आपका रेडीमेड फंक्शन उसी का बनाया गया आपके सी लैंग्वेज में जो जिसका मैथमेटिकल वैल्यू निकालना बहुत टफ है। अब बताओ, साइन संयोग से एक का स्थान पर 10 डिग्री दे दे कोई तो कितना निकालेगा? बताओ साइन 10 की डिग्री का मान कितना होगा? तो लो, अब इसको निकालने में परेशानी हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने आपके काम को आसान करने के लिए रेडीमेड फंक्शन बना दिया और सारे फंक्शन को एक जगह जमा करके रख दिया, और उसी का नाम रख दिया कि है मैथमेटिक्स मैथ.h नाम का ये लाइब्रेरी फंक्शन है। जहां भी आप डिफाइन करोगे अपने हिसाब से जो ज्यादा टफ है और वो मैथ से रिलेटेड है, तो उससे पहले आप मैथ.h को डिक्लेयर कर दो। क्या क्लियर है? लॉजिक भी हम बता दिए कि ऐसा क्यों बनाया गया है, हमारे काम को आसान करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक ना? यस सर। आगे बढ़े? चलो कोई बात नहीं, काफी स्पेस है, अब मुझे ज्यादा तुरंत मिटाने की जरूरत ना है। आज हम अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, पॉइंटर। देखो बाबू, पॉइंटर समझने के लिए आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। बेवजह बिना मतलब के लोगों ने इसको इतना टफ बना के रखा हुआ है कि बोलते हैं कि बहुत टफ टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना इसको समझने के लिए कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जानो कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। कोई मुझे बताया कि वेरिएबल किसको बोलते हैं? बोलो बोलो। जिसका वैल्यू चेंज कर सकता है। हाँ, और उस भाषा में स्पेस, मेमोरी स्पेस है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, बस 10 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। देखो, अभी तक हमने जो भी फंक्शन का इस्तेमाल किया था, तो आप उसमें गौर करना। जैसे मैंने कैल सम नामक फंक्शन का इस्तेमाल किया था, और ए था, बी था, कुछ भी था इस टाइप से, या मान लो फैक्ट नाम का इस टाइप से मैंने इस्तेमाल किया था, फैक्ट एन, या मैं बोल दूं कि जेड बराबर ए बी सी नाम का कोई फंक्शन है, और इसमें 5 या क्या कहते हैं 22 से रखो। देखो, इस प्रकार के फंक्शन को हम फंक्शन कॉलिंग को पहले देख चुके हैं, और इसमें आपको ये देखने की कोशिश कीजिए या नोटिस कीजिए कि मैं ना इसमें ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए बी इस फंक्शन को कॉलिंग किए हैं। तो ए बी सी क्या है? एक वेरिएबल है जिसके अंदर में कोई मान रखा हुआ है, कोई वैल्यू रखा हुआ है कि नहीं है? ये फंक्शन कॉलिंग है आपका। ये सब क्या है आपका? फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन कॉलिंग वो कैसे बोल रहे हो सर? फंक्शन कॉलिंग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये फंक्शन कॉलिंग कैसे है। तो मुझे बताओ, फंक्शन कॉलिंग पहचानने के लिए तो आप क्या बताने की जरूरत है? बस उसका जिसमें नाम रहे, और उसके अंदर में अगर ये ऑप्शनल रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम रहना चाहिए और कुछ नहीं, तो फंक्शन कॉलिंग है।
और इस फंक्शन कॉलिंग में मैंने क्या किया है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को पास करवाया है। वैल्यू को यहाँ पर n है तो n नामक मेमोरी स्पेस होगा, कहीं पे n नामक मेमोरी स्पेस होगा, उसमें कुछ रखा होगा, मैं उसको पास कर रहा हूँ, यानी इनडायरेक्ट रूप से मतलब वैल्यू ही है। ABC है, ABC ये भी एक वेरिएबल है, यानी इसके अंदर में कोई ना कोई मान रखा होगा, हम उसको पास कर रहे हैं। तो यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ हम ऐसे फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू को पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन हमसे कोई पूछ सकता है कि सर आप ये जो फंक्शन कॉलिंग में तीनों जगह पर आपने वैल्यू को पास करवाया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं वैल्यू को न पास करके उसके स्थान पर उसके लोकेशन को पास करूं, लोकेशन या एड्रेस को पास करूं, लोकेशन या एड्रेस को। तो इसका आंसर है कि एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली हम पास कर सकते हैं, क्यों नहीं पास कर सकते हैं। और यही फीचर को अवेलेबल मतलब फीचर को मतलब हैंडल करता है पॉइंटर। हम आगे जस्ट 1 मिनट के बाद देखेंगे, हम जस्ट 1 मिनट के बाद देखेंगे, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। क्या बोल रहे हो सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉल बाय रेफरेंस, इस फंक्शन को जब मैं देखो तीनों जगह मैंने कॉल किया है तो क्या पास करवाया है, वैल्यू। वैल्यू क्या पास करवाया है, तो वैल्यू। और इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या कि फंक्शन कॉलिंग बाय कॉल बाय वैल्यू। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग कॉल बाय वैल्यू। बस कॉल बाय, बस नाम है और कुछ नहीं। मैंने जो काम किया मैं तो पहले से जानता हूँ, बस आज मैं नाम बता देता हूँ इसका नाम क्या है। मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, उसमें क्या पास किया, वैल्यू को पास किया, वैल्यू को पास किया, वैल्यू को पास किया। तो इसको इस प्रकार की मेथड को मतलब कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। और एक कंसेप्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस वही होता है जब आप फंक्शन को कॉल करो और उसमें वैल्यू ना पास करके क्या लोकेशन या एड्रेस को पास करो, ठीक। जब अब मुझे मिटाने की जरूरत है, मैं मिटा दूं। अब वही तो, अब हमसे कोई पूछेगा कि बाबू कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो कॉल बाय रेफरेंस का मतलब कुछ नहीं होता है। जब आप कोई फंक्शन को कॉल करो और फंक्शन के माध्यम से आप ना उसमें एड्रेस, किसी के भी एड्रेस को पास करवा रहे हो, एड्रेस को पास करवा रहे हो, तो वो कॉल बाय रेफरेंस होगा। तो अब बोलोगे भैया कि एड्रेस क्या, किसका एड्रेस, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है जहां का भी हो हम उसका एड्रेस बताते हैं। बस 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। मैं बोलूं इंट आई बराबर 3, इसको भी मिटा ही देता हूं ताकि एक ही बार में हो जाए। इंट आई बराबर मैं 3 बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बातें हुई। इसके मतलब वीडियो रुक गया है क्या, नहीं सर ठीक है। अच्छा। तो इसका मतलब 3 बातें क्या हुआ। पहला तो एक मैं मोटे तौर पे बता दूं कि आई नामक कोई वेरिएबल का है, कोई वेरिएबल स्पेस बना है, क्योंकि इंट आई है, डिक्लेरेशन है, यानी आई नामक आप एक वेरिएबल बनाओ, उसका उसके अंदर में इनिशियलाइज कर दिए 3 से, और उसके अंदर में आप 3 रख दो, और उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, वो इंटीजर टाइप का डेटा रखेगा। और इसका अपना एक एड्रेस होता है, क्योंकि ये तो आपने अपने सुविधा के लिए कोई भी मेमोरी स्पेस है तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। आप उस एड्रेस को आप अपनी सुविधा के लिए आई रख दिए हो कि मैं उस एड्रेस को नहीं हैंडल करूं, बस मैं अपना नाम रख देता हूं फलना एड्रेस है, मुझे उस एड्रेस से मतलब नहीं था अब तक, इसलिए मैं उसका आई नाम रख दिया, यानी उस एड्रेस का नाम है सिर्फ और कुछ नहीं। यानी ये 3 बातें कह रहा है। और इस एड्रेस को मान लो तो ये एड्रेस ना बाबू कंप्यूटर जनरेट करता है, आप नहीं। आप जब इंट आई लिखते हो, इंट आई लिखोगे तो वो किस एड्रेस पर रखेगा, वो मेमोरी मैनेजमेंट देखेगा। मेमोरी मैनेजमेंट एक कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ये तीनों मिलकर आपका कंप्यूटर को जितने प्रोग्राम है उसको हैंडल करता है, कैसे मैनेज करना है और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। तो ये कंप्यूटर, ये सिस्टम बेस्ड है एड्रेस, वो मान लेते हैं ये 60504, ये इस एड्रेस का नाम है आई, और इसमें अंदर में 3 रखा हुआ है, यही 3 बातें हैं।
तो पहले जैसे ही int i बराबर 3 रखें तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने रिजर्व किया कोई स्पेस को, रिजर्व किया स्पेस को, ठीक है ना। वो भी किसको कर रखने के लिए, तो होल्ड टू इंटीजर वैल्यू को रखने के लिए, यानी ये इंट लिखा हुआ है तो यानी एक मेमोरी स्पेस को रिजर्व किया इन्होंने, और किस टाइप के वैल्यू रखने के लिए, इंट वैल्यू रखने के लिए। अगला बात ये क्या कह रहा है, क्लियर कर रहा है कि आप उस एड्रेस का नाम रख दिए हो, उस स्पेस का नाम क्या है, स्पेस का आपने नेमिंग किया है किससे, आई से, ठीक है ना, जो आप दिए हो, और किसका, उस लोकेशन का, उस लोकेशन का, बस हम जो आप पहले से जानते हो मैं उसी को लिख रहा हूँ। और उसके अंदर में, यानी उस स्पेस के अंदर में आपने, उस स्पेस के अंदर में आपने 3 रखा। ये 3 बात आप पहले से जानते थे, ठीक है। तो हम ये बता दूं आपको कि ये क्या है, आपका नाम है, किस चीज का, कि किसी लोकेशन का। अब वो लोकेशन कहाँ पर है, तो ये है आपका लोकेशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग एड्रेस। और ये क्या है आपका, तो वो वैल्यू है, यानी 3 चीज हो गया, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा माइनर प्रोग्राम लिखता हूँ, हैश include stdio.h int main, ब्लॉक खोलेंगे, int i बराबर 3, और मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रिंट ऑफ क्या, कि एड्रेस ऑफ i बराबर अनसाइंड u, अनसाइंड इंट है एक्चुअली में, एन। और एक चीज मैंने थोड़ा सा ये परिवर्तन, ये नया चीज है, नया चीज नहीं पहले से बताए हुए हैं, वैल्यू ऑफ आई बराबर परसेंटेज डी, स्पेसिफायर है, और वो डी किसको बिलोंग करता है, तो आई को। रिटर्न 0, बंद कर दिया। देखो सर एरर नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, क्या बोले थे, धुंधला दिख दिख रहा है रहा है। सर, दिख रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। 1 मिनट रुक जाओ। मेरे में तो 150 का स्पीड है, शायद आपका नेट कमजोर है बाबू। हाँ सर दिख रहा है। जी सर। वो आई नाम छूट गया था, वो नहीं दिख रहा था। चलो तो देखो इस प्रोग्राम में मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, आप पहले से जानते थे। हैश इंक्लूड stio.h, ये तो कॉमन सेंस, कोई बात नहीं, इंट मेन है। इंट आई बराबर 3, यानी आई नामक स्पेस है, कोई स्पेस है, उसका मैंने नाम रख दिया खुद से आई, इसके अंदर में 3 है, और इसका कोई एड्रेस है, मान लो 600504, सिस्टम ने हमको इस एड्रेस पर रख दिया। प्रिंट ऑफ एड्रेस ऑफ आई, तो आपके स्क्रीन पर क्या आएगा, एड्रेस दिख रहा है रेड वाला कि धुंधला दिख रहा है, दिख रहा है सर। क्योंकि ब्लैक रेड दिखेगा बताना हमको। एड्रेस ऑफ आई बराबर है आपका डबल क्योट के अंदर में बराबर अनसाइंड इंट। ये देखो यू जो है ना आपका अनसाइंड इंट के लिए है, ये कोई खास मतलब इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस स्पेसिफायर है, ये कह रहा है कि जब आपका डेटा ज्यादा बड़ा होगा ना तो उसमें आप इंटीजर के बदला में अनसाइंड का इस्तेमाल करो, जिसका रेंज भी होता है 0 से लेकर 6535 तक, ठीक ना। तो ये बस एड्रेस को, क्योंकि एड्रेस कभी निगेटिव में ना जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, किसी का भी एड्रेस निगेटिव में ना जाता है, बस इसके लिए मैंने सिर्फ ये रखा है यू, कि भैया एड्रेस निगेटिव में जाता है तो क्यों आप इंटीजर लोगे, आप अनसाइंड ले लो। और अनसाइंड का रेंज भी बड़ा होता है, पॉजिटिव में 0 से स्टार्ट होता है, 65,535 तक जाता था, डेटा टाइप में हम बताए हुए हैं। तो इसमें कोई मतलब लॉजिक और कंसेप्ट ना है, बस एहतियात के तौर पर मैंने यू रख दिया कि ये एड्रेस है इसलिए। अब उसके बाद एड्रेस ऑफ आई, ये क्या है बाबू, एंड ऑपरेटर है, और ये आई, तो ये इसको पढ़ते भी हैं, हम आपको बोले थे एड्रेस ऑफ आई। तो आपका एड्रेस ऑफ आई जो ये लिखा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा आपको, ये कह रहा है कि यहाँ पर आप ध्यान दो कि इस पर मैंने इसमें और इसमें अगर मैं सिर्फ आई ही इस्तेमाल कर रहा सिर्फ ऐसे,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ आई नामक वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके अंदर में जो है वैल्यू है उसको बिलोंग करते हैं, लेकिन मैंने इसके पीछे में लगा दिया है एंड। तो ये कह रहा है कि आप आई नामक जो वेरिएबल है ना उसका एड्रेस है ये, उस एड्रेस पर यानी ये इसको बिलोंग करेगा, ये जो है ना आपको इसको बिलोंग करेगा 600504, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका 600504। और जस्ट उसके नीचे देखो बाबू, प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ आई, तो वैल्यू ऑफ आई बराबर परसेंटेज डी, तो प्रिंट होगा नहीं क्योंकि स्पेसिफायर है, ये बिलोंग जिसको करेगा उसको प्रिंट करेगा। तो ये किसको बिलोंग करता है, आई को। और ये क्या है, सिंपल और सिंपल आई है, इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है। तो यानी आई नामक वेरिएबल में जो वैल्यू है अंदर में, इसके अंदर में आई के अंदर में जो वैल्यू है वो, यानी ये 3 आपका आउटपुट दे देगा और ये आपका स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम में आपको कुछ सिखाया नहीं है, कुछ नहीं सिखाया, आप पहले से आपको जानते थे कि सिर्फ इस एड्रेस ऑफ आई का मतलब क्या होता है, कि ये कह रहा है कि आप जो मेमोरी लोकेशन क्या जिसका नाम रखे हो आप आई, उस आई का एक्चुअल एड्रेस क्या है, यानी कंप्यूटर ने उसको कौन सा जगह दिया है, आप उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हो। तो कंप्यूटर ने उसको 60504 नामक कोई एड्रेस है, उसको जो इस आई के लिए एलोकेट किया है, इस आई को ये जगह दिया है उसको, तो इसी को प्रिंट करवाना चाह रहा है। तो बस ये क्या है आपका एड्रेस ऑफ आई। क्या क्लियर है? बोलो। सर ये 60504 है, बोलो। वो हाँ कंप्यूटर हाँ खुद हाँ, ब खुद बोलो ना क्या हुआ, साठ सर पाँच सौ वो चार प्रोग्राम खुद ब खुद ले लेगा। हाँ देखो, ये प्रोग्राम कंप्यूटर आपका जो है ना, कोई मेमोरी स्पेस है तो वो अपने हिसाब से आपको जगह देगा। तो क्या पता मुझे कौन सा जगह दिया है, तो मैं मान के चला हूँ कि ये 60504 जगह दिया होगा। आप इसी बात को कंफर्म करने के लिए आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका एड्रेस दे देगा। मान लो कि आपका कंप्यूटर ना आप इस आई के लिए 5335 नामक कोई एड्रेस दे दिया, हमको नहीं पता है, लेकिन आप उसको बस एड्रेस ऑफ आई दोगे तो एक्चुअल में जो दिया रहेगा ना उस एड्रेस का नाम, वो एड्रेस आपका प्रिंट कर जाएगा। आप इस प्रोग्राम को रन करना 100% काम करेगा, मतलब आप उसको ऐसी टाइप का वैल्यू या 0x इतना या 575 या 256 इस टाइप से आएगा। वो कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है कि मैं किस वेरिएबल के लिए कहाँ पर जगह दूं, और उस जगह का एड्रेस है ना वो खुद डिसाइड करता है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ कि मान लो कि कंप्यूटर ने उसको 60504 नामक एक एड्रेस को एलोकेट किया है, इस एड्रेस को एलोकेट किया है किसको, तो आई को। ठीक, ये सिस्टम डिपेंडेंट है, सिस्टम डिसाइड करता है, ये आप नहीं डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करोगे इसके अंदर में क्या रखोगे, ठीक ना। क्योंकि कंप्यूटर के मेमोरी में आप कहाँ पर क्या रखा हुआ है फिजिकली क्या, वो आप नहीं कर सकते हैं, वो एड्रेस तो कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा आपका, ठीक ना। ये बस एग्जाम्पल के तौर पर लिए कि मान लो कि इस एड्रेस यस पे ये सर। 3 रखे हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लियर हो गया ना कि इसका मतलब क्या हो रहा है, हम पहले ही एक बार बता दिए हैं, बस मतलब एक झलक में बताए थे, अब इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ देखो, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम, बस इसी प्रोग्राम को जस्ट एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक लाइन इसमें जोड़ रहा हूँ। अब बारी बारी इसलिए लिख रहा हूँ कि क्योंकि इसमें ना हम थोड़ा बहुत तो कोताही बरतूंगा तो नहीं समझ में आएगा। रुको रुको, देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, बस छोटा सा है, हैज इंक्लूड stdio.h इंट मेन, मैंने शुरू किया इंट आई बराबर 3, और कुछ नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूँ, बस प्रिंट ऑफ एक काम है, प्रिंट ऑफ एड्रेस ऑफ आई बराबर, तो एड्रेस है थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू जाता है, वो भी पॉजिटिव में हमेशा, इसलिए मैं बस अनसाइंड इंट का इस्तेमाल कर दिया हूँ, और कुछ इसमें कंसेप्ट ना है। और यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई, फिर से प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ आई बराबर परसेंटेज डी, डबल क्योट बंद किया, न्यू लाइन लगा दिया, बेहतर लगे देखने में, और सिर्फ वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं
तो सिर्फ वेरिएबल का नाम से ही बुलाते हैं। बहुत पहले से बहुत बार से जानते ही बात, इसमें कोई कॉमन सेंस और कंसेप्ट ना है। प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ आई बराबर % d न्यू लाइन डबल क्वोट बंद, और यहाँ पर देखो एड्रेस ऑफ आई, और इसके पहले में लगाया ये नया चीज। अब इसमें देखो सेम प्रोग्राम था, बस मैंने इसमें एक नया वर्ड ये लगा दिया। एस्टेरिस्क क्यों लगाए हैं? हाँ, तो यही बताने की बात कर रहे हैं बाबू, यही बताने के लिए, और यहीं से आपका पॉइंटर जो है ना क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं, ये हम जानते हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। जरा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई नामक कोई वेरिएबल है, चलो उसका नाम मैंने रख दिया वही 600504। कंप्यूटर ने हमको ये असाइन किया होगा, मुझे पता नहीं, बस खुद इमेजिन। से रख देते हैं। हाँ, नहीं बाबू, ये खुद से नहीं, ये हम इमेजिन किए हैं कि मान लेते हैं कंप्यूटर ना 600504 नामक कोई मेमोरी लोकेशन है, वहां पे आई हमको, आई के लिए जगह दिया गया। कंप्यूटर ने हमको इस एड्रेस पर हमको आई नामक वेरिएबल को रखने के लिए जगह दिया। बस इमेजिन किए हैं, मुझे नहीं पता कि किस पर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब वो क्या होगा, वो हमको जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे ऑटोमेटिकली दे देगा। आप इस प्रोग्राम को रन करके देखना, इस प्रोग्राम को रन करके देखना, तो ये वैल्यू तो ना आएगा, लेकिन कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी मेमोरी में हर एक स्लॉट ना एक एड्रेस होता है, और वो 0101 के फॉर्म में होता है, जिसका आप रिजल्ट आप निकालोगे, मतलब आपका जो भी रहेगा वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा डिजिटल फॉर्म में। तो ये ना, ये बस एग्जांपल के लिए लिया है कि मान लेते हैं ना कंप्यूटर इस एड्रेस के लिए मुझे आई को स्टोर करने के लिए जगह को एलोकेट किया, मतलब रिजर्व किया। ठीक, तो इसमें कोई आप खुद से मैं नहीं, अपने मन से नहीं दिया हूँ, बस एग्जाम्पल को समझाने के लिए दिया हूँ कि इस नामक, मान लेते हैं कंप्यूटर ने मुझे ये नामक एड्रेस को आई के लिए दिया इस्तेमाल करने के लिए। ठीक, ठीक है सर। हाँ, तो देखो ये एड्रेस ऑफ ये आई था, इसके अंदर मैंने 3 रखा, वो 3 कैसे रख दिया, तो आई बराबर 3 है। अब कुछ नहीं, तो आपके स्क्रीन पर क्या आएगा, आपका रिजल्ट ये पहला एक्सिक्यूट होगा। तो सर अंडर एस्टेरिस्क के बारे में नहीं पता है। क्या बोले, एस्टेरिस्क के बारे में नहीं पता है। अरे यहाँ पर आए कहाँ है, अरे बाबू रुको, आए कहाँ है, चलो यहाँ बताते हैं। ये तो जानते हैं, ये जानते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आई बराबर %d न्यू लाइन है, और ये स्टैरिस है। तो देखो ये क्या करेगा, आपका कुछ नहीं करेगा, सेम वही 3 ही वैल्यू को रिजल्ट देगा। कैसे, तो बताओ, ये क्या है आपका आई नामक, यहाँ से पढ़ो एक तरह से, आई है पहले, तो आई के पास गए, उसके पहले क्या लगा हुआ है, %, यानी क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ आई, यानी एड्रेस ऑफ आई क्या है ये, ठीक है ना। और इस एड्रेस पर कौन सा वैल्यू है, 3 है, तो इसी को बोलते हैं, इस स्टैटिस को वैल्यू एट। ठीक है, इसका मतलब हो गया वैल्यू एट, और इसका मतलब क्या हो गया, एड्रेस ऑफ आई। पढ़ो अब इसको, इसमें 3 चीज है, एड्रेस है, वैल्यू है और आई है। देखो आई। वैल्यू एट, इसका मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई। वैल्यू एट, इसको पढ़ते हैं वैल्यू एट, यही है आपका बाबू पॉइंटर, ठीक ना। इसको पढ़ते हैं वैल्यू एट, और बोलेंगे सर ये क्या है, तो आपको तो पहले बताएं, इसको पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ आई। इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ आई, तो एड्रेस ऑफ आई, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई। अब इसको पढ़ो, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई, यानी आई का जो एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू है, 3। ये भी आपका देगा, आउटपुट देगा 3। अब मैं इसको क्या थोड़ा सा लिख देता हूँ, पहला एक्सिक्यूट करेगा, तो एड्रेस ऑफ आई बराबर जो भी हो, इसका एड्रेस है, मान लेते हैं 6504, ये कर दिया न्यू लाइन। उसके बाद वैल्यू ऑफ आई बराबर कितना है, %d, आई को सिर्फ कॉल किया, यानी वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। वैल्यू ऑफ आई, फिर ये आपका क्या है, वैल्यू ऑफ आई बराबर %d, तो %d, और इसके बाद किसको डिनोट कर रहा है, ये स्पेसिफायर इसको, और इसको ये क्या है आपका पॉइंटर। आई से पहले एड्रेस है, यानी वैल्यू एट, इसको तो बोलेंगे वैल्यू एट, और इसको बोलेंगे एड्रेस ऑफ आई। तो इस पर क्या है, तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ क्या है, 3 है, 3 प्रिंट कर देगा।
तो इसी को बोलते हैं पॉइंटर कंसेप्ट। आप 1 मिनट और रुक जाओ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझ आया आपको? सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। तो हाँ, एक बात इसमें गौर करो कि ये भी आपका यानी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है कि नहीं है? बस तरीका अलग है, तरीका अलग है। और इसी तरीका को बोलते हैं हम लोग। कोई भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या बोले? क्या बोले? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से। कोई भी यूज कर सकते हैं। आपका आवाज कट रही है, आप फिर से बोलिए बाबू, नहीं समझ में आ रहा है। फिर से बोलिए ना आनंद, नहीं समझ में आया था मुझे, मतलब आवाज ही नहीं आई आपकी। आनंद आप फिर से बोलो ना, क्या पूछे थे? नहीं समझ में आया मुझे। सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ, आनंद लेफ्ट हो गया, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, फिर से लॉगिन करेगा। 1 मिनट में रुक जाओ। हुआ लॉगिन? हाँ आनंद जी, आप लॉगिन हुए क्या? बताइए तो क्या प्रॉब्लम था? अभी नहीं हुआ है सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जब तक आगे बढ़िए ना सर। नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। क्या कहते हैं, लॉगिन होना होगा तो 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, छोटा सा एक अब हम जो सिखाना था हमको सीख गए, जो सिखाना था हमको सीख गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हो गया काम मेरा। आई नामक वेरिएबल है, इसके अंदर में है 3, मानते हैं 6 0। ज्वाइन किए। क्या हुआ? पूछिए ना आगे। हाँ आनंद, क्या बोल रहे थे? बोलो आनंद, क्या बोल रहे थे? बोलो ना। फिर लेफ्ट ले लिए सर। अच्छा कोई बात नहीं, उसका नेट प्रॉब्लम होगा, चलो कोई बात नहीं, फिर पूछ लेगा वो। तो देखो, एक आई नामक वेरिएबल बनाए और एक जे नामक वेरिएबल बनाए। बोलो बोलो। सर मैं पूछ रहा था, ये आई और वैल्यू ऑफ जो है हाँ, सर, दोनों में से दोनों को यूज करना होगा या सिंगल को भी यूज कर सकते हैं? ये एस्टेरिस और एम्परसेंट को, यस सर। हाँ दोनों करना पड़ेगा। अगर आप देखो, अगर मैं इसको मिटा दिया और सिर्फ मैं एड्रेस ऑफ आई इस्तेमाल किया तो क्या होगा? इसको क्या पढ़ेंगे? एड्रेस क्या नहीं है? सर, सिर्फ एड्रेस है। ये हाँ हाँ, लास्ट लाइन और सेकेंड लास्ट लाइन दोनों को यूज करना होगा, ये पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो आपको जो मर्जी है आप वो इस्तेमाल करो। बस इस वैल्यू 3 तक पहुंचने के 2 रास्ते हम आपको बताएं। एक रास्ता तो डायरेक्ट हम इसे बहुत पहले से जानते हैं, और एक रास्ता ये है। ठीक है ना? तो आप जिसका इस्तेमाल करना चाहोगे एग्जैक्टली काम करेगा। तो ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा आसान है, तो हम अभी तक इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये कहाँ पर बेनिफिट पहुंचाता है, तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, पॉइंटर। हम एक तरीका और है कि वहां पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। यही तरीका है कि आप पॉइंटर की हेल्प से वहां पहुंच जाओ। तो ऐसा नहीं है कि हम ये करें कि ये करेंगे, आपको जो जो जिससे आपको काम क्या है सो उस पर फोकस करो। आपको 3 से मतलब है तो आप ये जाओ या ये जाओ, दोनों एक ही तरीका है। मतलब एक जगह पहुंचने का 2 तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है सर। ठीक, हाँ देखो, मैं एक आई लिया, इसके अंदर में 3 रखा। इसका मतलब, इसका नाम क्या है आपका? इंट आई बराबर 3। इस इंट आई बराबर 3 का मतलब ये होता जानते हैं। और मैं एक मतलब ये रख दूं सिर्फ कि आपको, अब आप लोगों का दिमाग स्ट्राइक करेगा कि ऐसा कहीं देखे होंगे आप। इंट स्टारिस जे, ये स्टारिस लग गया। तो अब बाबू बताते हैं इसका मतलब क्या हो गया। ये जो हुआ ना आपका, ये आपका हो गया नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल जो हम अभी तक जानते थे। और ये हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल। ये क्या हो रहा है सर, ये क्या कर रहे हो? यानी ये कह रहा है पॉइंटर वेरिएबल कि मैं भी एक वेरिएबल हूँ, यानी मैं भी एक स्पेस ही हूँ, मेमोरी स्पेस ही हूँ। बस फर्क यही है कि तुम आई बाबू, तुम ना एक वैल्यू को रख रहे हो अपने अंदर, लेकिन मैं जो हूँ एक पॉइंटर वैल्यू हूँ, और मैं किसी भी चीज का एड्रेस को रख रहा हूँ अपने अंदर। यानी इसके अंदर में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा।
मान लेते हैं कि इसके अंदर में इसका एड्रेस है, आई का एड्रेस है, मान लेते हैं 60504। तो अब क्या हो गया, ये कह रहा है कि दोनों में अंतर, कि इंट आई बराबर 3 है, एक सिंपल सा एक सिंपल वेरिएबल है, और इंट स्टारिस जे यानी ये क्या है, पॉइंटर है। मैं भी तो एक वेरिएबल हूँ, जे कह रहा है कि मैं भी एक वेरिएबल हूँ, बट मैं बस एक पॉइंटर वेरिएबल हूँ, यानी मेरे अंदर में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी रहेगा तो किसी न किसी का एड्रेस ही रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बस क्या किया है कि एड्रेस को रख दिया है, यानी इस आई के एड्रेस को जे में रख दिया है। तो ये तो हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल। और अब वो कैसे हम रखते हैं कि भैया कैसे हम रखते हैं, तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, हम क्या किए हैं कि भाई जे बराबर एड्रेस ऑफ आई, बस हो गया। यानी मैंने, ये हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे ही इतना लिखागा, देखो अभी तक ये है, इसका मतलब है अभी तक इसका मतलब है कि मैं, जे बोल रहा है कि मैं एक एड्रेस हूं, यानी एक पॉइंटर वेरिएबल हूं, एक पॉइंटर वेरिएबल हूं, जिसकी मतलब एक स्पेस हूं, जो मैं जो रखूंगा ना, जो भी कंटेंट रखूंगा वो सिंपल वैल्यू ना रखूंगा, मैं रखूंगा तो किसी का एड्रेस रखूंगा। तो ये जे नामक मेमोरी को स्पेस क्रिएट कर दिया। इसका एड्रेस मान लेते हैं कि 6552 टाइप से, क्योंकि ये तो हर एक मेमोरी स्पेस का अपना एक एड्रेस होता है। तो मान लेते हैं कि ये जे नामक का जो स्पेस क्रिएट हुआ ना, इस जे के लिए जो भी स्पेस बना, उसका एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस क्या है, 6050552 मान लेते हैं। अब इसके अंदर में क्या रहेगा, तो ये कह रहा है कि मैं तो पॉइंटर वेरिएबल हूँ, क्या हूँ, पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल हमेशा एड्रेस ही रखेगा किसी का। तो मैं चलता हूँ मान के, इस मैंने क्या किया, इसका एड्रेस दे दिया इसको। कैसे देंगे, तो बस ऐसे करके जे बराबर एड्रेस ऑफ आई, यानी एड्रेस ऑफ आई क्या है, ये है आपका 60504, यानी 60504 आपका चला गया जे के अंदर में, 60504 चला गया जे के अंदर में, हो गया मेरा पॉइंटर, जान गया ये पॉइंटर। समझ में आया? एक दो एग्जाम्पल और बताएंगे, अभी रुक जाओ। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? तो अब आपसे कोई पूछेगा कि बाबू सिंपल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में क्या अंतर होता है, तो कोई मुझे बताएगा? तो सिंपल वेरिएबल में हम कोई वैल्यू को रखते हैं, इंटीजर कुछ भी हो, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में हम हमेशा एड्रेस को रखेंगे, यानी उसके मेमोरी स्पेस के अंदर में क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। ठीक, और उस एड्रेस को रखने का तरीका क्या है, जैसे हम हर चीज का मान रखते हैं, जैसे हम हर चीज का मान रखते हैं, सर वीडियो रुक गया। कि जैसे मैंने अभी बोला, मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया, पता नहीं कॉल आता है, डीएनडी एक्टिवेट किए फिर भी कॉल आ जाता है, तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। हाँ सर, इससे पहले भी कितना बार हुआ है। इसी क्लास में? हाँ, हमको लगा मेरे ही फोन में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए हम नहीं कुछ बोले। ओ, हाँ यार, 2 कॉल आ गया है। और ये लास्ट में 444 कंपनी का कॉल आ जा रहा है बार बार। अच्छा रुको, आप लोग बोल दिया करो कि ऐसे प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या 1-2 मिनट लगेगा बोलने में। नहीं सर, वो बात नहीं है, फिर हम बोलते हैं तो सबका ठीक रहता है, मेरा ही खराब रहता है, इसलिए नहीं बोलते। अच्छा, चलो। मेनली पता ही नहीं चलता नेटवर्क किसका इशू है। हाँ, ये भी बात सही कर रहे हो आप। चलो ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो हम क्या कह रहे थे कि अगर मैं ये बोल दूं कि इंट स्टारिस जे,
स्मॉल में है स्टारिस जे, तो ये क्या है, सिंपल पॉइंटर, सिंपल वेरिएबल ना है, ये क्या है आपका पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल यानी जे नामक एक मेमोरी स्पेस किसी को कहीं किसी खास एड्रेस के लिए रिजर्व होगा, जिसका नाम क्या होगा, जे। अब मान लेते हैं कि उस एक्चुअल का 75552, अब इसके अंदर में क्या रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, किसी न किसी का एड्रेस ही रख सकते हो। तो अभी तो कुछ नहीं किए हैं हम, तो अभी तक तो कुछ गार्बेज वैल्यू है, कुछ भी अपना जी जीरो फलना चिलना जो भी हो, कुछ भी गार्बेज वैल्यू है। अब हम किसी को एड्रेस रखना चाह रहे हैं, तो मान लेते हैं कोई भी हम रख रहे हैं ए नामक वेरिएबल का एड्रेस, तो बस लगा दिए, यानी एड्रेस ऑफ ए रख दिए इसमें। अब ये मेरा सही है, यानी इस पॉइंटर वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया। इनिशियलाइज करने का मतलब शुरुआती कंटेंट को रखना, शुरुआती डेटा को रखना। तो अब क्या होगा, जो गार्बेज है मेरा वो एड्रेस ऑफ ए, यानी ए का जो एड्रेस होगा ना, मान के चलते हैं कि ए का एड्रेस 0050 है, तो ये एड्रेस 0050 इसमें चला गया, क्योंकि एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ये है आपका, वो चला जाएगा आपका जे में, जे में चला जाएगा। और जे सिंपल वेरिएबल है या नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल होता ही है किसी के एड्रेस को रखने के लिए, यानी सब कुछ सही है मेरा। एक पॉइंटर वेरिएबल में किसी के एड्रेस को हम रख भी सकते हैं, बस हो गया। तो यही हो गया आपका पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर कुछ नहीं है, पॉइंटर एक खुद एक वेरिएबल है जो रखता है किसी भी अदर वेरिएबल के या अदर भी किसी भी एंटिटी के एड्रेस को। ठीक, यस सर। अब बाकी का जो भी एमसीक्यू है ना, जो भी छोटा उटा है, वो उसमें से 5% और बन जाएगा, और 2-3 क्लास के बाद वही 100% बन जाएगा। चलो, इंट स्टारिस पी, देखो इसका मतलब क्या हो गया, इंट स्टारिस नाम मान लेते हैं कि ये अल्फा नामक वेरिएबल है। फिर मैं बोला कि कैरेक्टर पॉइंटर एक CH, फिर मैं बोला कि चलो ये फ्लॉट स्टारिस S है। देखो इस तीनों में क्या अंतर है, 1 2 3 चारों में, चारों में, हालांकि ये दोनों सेम ही है, अंतर ना है इसमें, फिर बता रहे कुछ नहीं। हम देखो ये कह रहा है कि P नामक कोई पॉइंटर वेरिएबल बना है, यानी कोई स्पेस होगा जिसका नाम मैंने P रखा, और इसकी खासियत ये होगी, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये किसी न किसी चीज का एड्रेस ही रखेगा, बस इतना कह दिया। और किसका एड्रेस रखेगा, तो वो ठीक उसी का एड्रेस रखेगा जिसके अंदर में इंटीजर वैल्यू हो, जिसके अंदर में इंटीजर वैल्यू हो। कह रहे हो सर क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस मैं इसमें ये वर्ड जोड़ दूं, इंट x बराबर 5 और कुछ नहीं। एक मिनट स्पेस बन जाएगा। अब मैं इसके नीचे में क्या लिखता हूँ, CR*CH, और इसके नीचे में क्या लिख रहा हूँ, फ्लॉट। इसी को थोड़ा सा कुछ किया नहीं मैं, ताकि बन जाए। ये CH का मतलब सर? अरे कुछ नहीं, ये मैं बस क्या किया कि CH नामक जैसे कोई भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल बोले तो बस मैंने अपने हिसाब से नामांकन कर दिया, 2 अक्षर का CH, ठीक है ना। कुछ मैंने भी यहाँ जैसे पे एक ही अक्षर का कोई वेरिएबल का नाम रख दिया, यानी इसका नाम मैंने बस CH रख दिया। ये S है, तो S नाम का मैंने एक मतलब नामांकन कर दिया स्पेस को, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ये देखो इस P को हटाओ, देखो अल्फा, मैंने बस अल्फा नाम का कोई स्पेस का नामांकन कर दिया मैंने, अल्फा। एक मिनट, ठीक है। यस यस सर। हाँ, बस कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर 2 ही अक्षर का मन होता था ना, तो मैं एक ही अक्षर का इस्तेमाल करता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नामांकन तो हम कर सकते हैं, ऐसा वेरिएबल का डिक्लेरेशन मतलब नेमिंग ऐसा कर सकते हैं। तो बस मैंने 2 इस अक्षर का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये समझ में आ जाए मुझे कि कैरेक्टर का है, ये है फ्लोट का। अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, बस माने मुझे समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज ना करें, कोई दिक्कत नहीं। देखो इंट x बराबर 5 है, ठीक, यानी x नामक वेरिएबल में आपका 5 रख दिए हो, और उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। इंट स्टारिस अल्फा, कैरेक्टर स्टारिस CH, फ्लोट स्टारिस S, यानी तीनों क्या है, अल्फा CH और S, ये सब क्या है आपका पॉइंटर वेरिएबल है, यानी इसके अंदर में
हमेशा रहेगा तो किसी न किसी का एड्रेस ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर इंट लगा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फा है, अल्फा वो किसका एड्रेस रखेगा, ठीक उसका जो डेटा के तौर पे रखा हुआ है इंटीजर। ये कैरेक्टर है CS, इसका मतलब ये ना हो गया कि ये एड्रेस ही आपका कैरेक्टर में होगा, ये इसका मतलब ये हो गया कि ये CH के अंदर में उसी का एड्रेस रहेगा जहां पर कैरेक्टर वैल्यू होगा। कहने का मतलब चाहे इसको लिखते हैं, मैंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया कि अल्फा बराबर एड्रेस ऑफ एक्स। तो अब बताओ कि एड्रेस ऑफ एक्स पर क्या है आपका 5 है, और ये 5 का टाइप क्या है, इसका इंटीजर है। यानी ये इंट यही कह रहा है, ये इंट ये कह रहा है कि आप जिस डेटा को रेफर करना चाहते हो ना, यानी मैं जो ये अल्फा कह रहा है कि मैं जिसका भी एड्रेस रखूंगा ना, ठीक उसी का एड्रेस रखूंगा जहां पर इंटीजर वैल्यू हो। तो ये अल्फा कह रहा है, ये इंट कह रहा है जोर जोर से ये अल्फा को कि बाबू आप उसी का वैल्यू, आप उसी का एड्रेस रखोगे अपने पास जहां जिसका वैल्यू इंटीजर हो। तो यानी ठीक, या अगर इसको ये लिख दिया तो क्लियर हो गया, यानी ऐसे सही है। अब इसके स्थान पर हम यहाँ पर कोई फ्लॉट वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। यानी देखो अगर ये आपका फ्लॉट होता, ये आपका फ्लॉट होता, ये आपका फ्लॉट होता तो क्या कह रहा है कि एड्रेस ऑफ एक्स, यानी एड्रेस ऑफ एक्स कुछ एड्रेस है अपना, वहां पर 5 रखा हुआ है, वो 5 क्या है आपका फ्लॉट में है। तो उस फ्लॉट को आप उस फ्लॉट वाले एड्रेस को इसमें रख रहे हो और यहाँ पर आप डिक्लेयर कर दियो इंट, तो ये गलत हो जाएगा, बोलेगा नहीं एरर है। तो ये कह रहा है जोर जोर से कि मैं जो एड्रेस रख रहा हूँ, अल्फा कह रहा है कि मैं जो एड्रेस रख रहा हूँ ना, उसका एड्रेस रख रहा हूँ जहां पर इंटीजर वैल्यू है। ये CH कह रहा है कि मैं जो एड्रेस रख रहा हूँ ना, उसका एड्रेस रख रहा हूँ जहां पर कैरेक्टर वैल्यू है। यानी चलो मान लेते हैं कि ये Y है जिसके अंदर में A रखा हुआ है। ये क्या है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर कैरेक्टर, और इसके अंदर में क्या है A है। तो ठीक ये CH कह रहा है कि मैं उसी का एड्रेस रखूंगा जिसके पास कैरेक्टर वैल्यू हो। यानी एक तरह से मान लो 0x521 नाम से, यानी इसके अंदर में क्या जाएगा 0x21। तो ये अब सही है, यानी ये CHAR कैरेक्टर पॉइंटर है CS नाम का। ये कह रहा है कि मैं उसी का एड्रेस रखूंगा जहां पर वैल्यू कैरेक्टर के फॉर्म में हो। ये %S है, इसके पहले फ्लॉट लगा हुआ है, तो ये कह रहा है कि मैं उसी का, ये S कह रहा है कि मैं उसी का एड्रेस रखूंगा अपने अंदर जहां पर डेटा फ्लॉट के फॉर्म में हो। ठीक, तो इसी को बस मैं क्या कर दे यहाँ पे कुछ, चलो मैं मान के चलता हूँ कि CH है ना, CH बराबर एड्रेस ऑफ Y लिखे हो, Y फ्लॉट हो ना, तो मैं इसको कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि S नामक वेरिएबल में कोई हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ Z रख दिए और Z में फ्लॉट वैल्यू हो गया। बस समझाने के लिए बोले 5.0, यानी हम कहने की कोशिश ये कह रहे हैं कि इसके पहले ये फ्लॉट लगा हुआ है, इसके पहले कैरेक्टर लगा हुआ है, इसके पहले इंट लगा हुआ है, तो ये बस ये कहता है कि हम उसी डेटा को रेफर कर रहे हैं, उसी डेटा को रेफर कर रहे हैं जहां पे मेरा एड्रेस पॉइंट किया गया है। एक मिनट, आप लोग कंफ्यूज हो गया क्या? कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताता हूँ फिर से। अगर मैं बोलूँ इंट *p, तो ये p नामक कोई पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर में किसी न किसी चीज का एड्रेस होगा। किसका एड्रेस होगा? उसी का एड्रेस होगा जहां पर इंटीजर वैल्यू हो, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पर इंट लगा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि फ्लॉट पॉइंटर q, तो ये कह रहा है पॉइंटर q कि मैं q एक वेरिएबल हूं, पॉइंटर वेरिएबल हूं, मैं उसी का एड्रेस रखूंगा जहां पर डेटा फ्लॉट हो, ठीक ना। अगर यहाँ पर कैरेक्टर स्टारिस मान लो x रहता, तो ये कह रहा है कि x नामक पॉइंटर वेरिएबल हूं मैं, और मैं उसी का एड्रेस रखूंगा जहां पर वैल्यू के रूप में कैरेक्टर हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या सीखें कि ये कैरेक्टर, ये फ्लॉट, ये इंट इसके बारे में नहीं कहता है, ये कहता है कि इसके अंदर में जो एड्रेस रहेगा ना, उस एड्रेस पर कौन सा डेटा रहेगा उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, अब मैं इसी को इलैबोरेट कर देता हूं ताकि सिंटैक्स से सब
x बराबर मान लेते हैं 5 रखो, अल्फा था ना जी, इंट पॉइंटर अल्फा। अब क्या है, ये अल्फा नामक पॉइंटर है जो रख रहा है किसका, कौन सा टाइप का डेटा को रख रहा है, अल्फा नामक पॉइंटर वो अपने अंदर में एड्रेस को रख रहा है। वो एड्रेस किस टाइप का डेटा रखेगा, इन टाइप का। हाँ, तो अल्फा वो रख रहा है इंटीजर वाले डेटा को। तो हमने एक्स एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, एक्स का क्या है, वो इंटीजर टाइप का डेटा है, यानी उसी का एड्रेस को ये अल्फा रख रहा है। बस हो गया। मैं अगर ये बोलूँ कैरेक्टर CH लो और यहाँ पर मैंने ए स्मॉल ए को रख दिया, और किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, ये बताएं हम। हाँ यस चलो सर। ना। अब मैं क्या किया, एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया P, हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गया। अब मैंने इस P के अंदर में क्या रखा, मैं उसी का एड्रेस रखूंगा जहां पर कैरेक्टर डेटा रखा होगा। तो मैं CH को बुलाऊंगा और आप ऐसे करके क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ I, तो ये सही हो जाएगा और ये गलत होगा लिखना। कहोगे क्यों, या P के अंदर में एड्रेस ऑफ I रख रहे हो और एड्रेस ऑफ I पे क्या है, आई नहीं मतलब X इस्तेमाल किया, X पे क्या रखे हो आप, इंटीजर, यानी ये तो आपका मिसमैच हो गया। ये कह रहा है कि मैं एक पॉइंटर हूँ P और मैं रख रहा हूँ ठीक उसी का एड्रेस जिसके पास कैरेक्टर डेटा हो, और आपने क्या कर दिए, एड्रेस रख दिए P में, वो भी किसका, जिसके पास इंटीजर डेटा है। ये आपका गलत है, और गलत सही क्या है आपका ये, ठीक ना। यस अगर मैं बोलूँ कि फ्लॉट J बराबर 0.05, हाँ, और क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ पॉइंटर या फ्लॉट Q लिखूँ और इसके पीछे स्टार्स लगा दूँ, तो क्या कह दिया, डिक्लेयर हो गया कि मैं Q एक वेरिएबल हूँ, और कौन सा वेरिएबल हूँ, पॉइंटर वेरिएबल हूँ। और Q में मैंने रख दिया एड्रेस ऑफ किसका, J का, और मैं Q में रखा एड्रेस ऑफ P का, और मैं Q में रखा एड्रेस ऑफ X का। तो बताओ कौन सही है। पहले वाला सर। पहले वाला सही होगा सर, एड्रेस ऑफ जे। हाँ, हो गया मेरा काम, इतना है तो मुझे बताना था। ठीक ना, तो ये मेरा पहले वाला सही है, क्योंकि ये P तो ये कैरेक्टर डेटा है, और ये इसका एड्रेस हम इसमें असाइन नहीं कर सकते हैं। ये तो इंटीजर डेटा है, इसका एड्रेस हम इसमें असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फ्लोट के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक ना। यस सर। मेरा काम हो गया खत्म। यही है आपका पॉइंटर। तरीके सर वो फंक्शन खत्म हो गया, यानी पॉइंटर स्टार्ट किए हैं। हाँ, फंक्शन आपका खत्म हो गया। इतना जल्दी सर। तो फंक्शन 4 क्लास हुए बाबू, सबसे ज्यादा फंक्शन है बताए हैं आपको। नहीं जी, कितना क्लास हुआ है किसी को पता है, फंक्शन 4 क्लास हुआ लगभग। टाइम कितना हुआ है अभी, 2 बज गया सर। 2-3 हो अच्छा रहा है सर। और पढ़ना है, क्या दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, आगे क्लास ले रहे हैं हम कंटिन्यू। सर डाटा खत्म हो जाएगा फिर से। कोई क्लास करना है क्या। ये सर इवनिंग में क्लास है। अच्छा, तो इवनिंग में तो मेरा भी क्लास है, फिर से 6 बजे क्लास होगा। सर 15-20 मिनट और लीजिए ना। कल का बता देते हैं, वो जो कल छूटा हुआ था ना, कि आप बोले थे ना कि वो फैक्टोरियल का सर चार्ट हम बताना था हमको, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, क्योंकि एग्जाम में हाँ आ सर, सकता है। इवनिंग में बोले थे फ्लो चार्ट बता देंगे कल। हाँ, तो इवनिंग में करोगे तो इवनिंग बता देंगे, अभी करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अब। सर अभी 15 मिनट ले लीजिए और क्लास। चलो एल्गोरिथम सामने बता, अभी फ्लो चार्ट बता देते हैं, ठीक ना। फ्लो चार्ट ऑफ फाइंडिंग क्या था, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब फ्लो चार्ट किसका निकालना है हमको, किसका दिखाना है कि फैक्टोरियल
ऑफ एन नंबर को कैसे हम निकालेंगे, कैसे प्रोग्राम करेंगे, उसका फ्लो चार्ट हमको दिखाना है। तो फ्लो चार्ट का मतलब ही क्या होता है आपको, फ्लो चार्ट का मतलब ही क्या होता है कि क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यस जैसे सर, जैसे हम उसका सिंबल। हाँ जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते हैं उसी को आप उसमें प्रिंट ऑफ हैच इंक्लूड इंटीजर आई, मतलब आई बराबर फलना चिलना जो भी हो, वो सब नहीं लिखते हैं। जो मुझे बहुत जरूरी होता है उसी को लिखते हैं और उसको किसी प्रॉपर बक्सा में बंद कर देते हैं। चाहे तो सर्किल में बंद कर देते हैं, या तो पैरेललोग्राम में बंद कर देते हैं, या इसमें बंद कर देते हैं, या इसमें बंद कर देते हैं, और या लास्ट में ऐसे करके। यही होता है ये इस्तेमाल आपका, ठीक है ना। मैक्सिमम 99% में यही फोटो इस्तेमाल होता है। बस आपको देखना होता है कि मैं इस फोटो को किस में इस्तेमाल करूंगा, इस फोटो को किस में इस्तेमाल करूंगा, इस फोटो को किस में क्या इस्तेमाल इसके करूंगा। अलावा भी कोई सिंबल होता है क्या? हाँ होता है ना, बहुत सारे सिंबल होता है, दो सिंबल और होता है, ठीक है ना। एक ये भी होता है। सर फिर से नाम बता दीजिए, भूल गए। हम बता देते हैं, भूल गए आप लोग, नोट नहीं देखते हो। देखो ये होता है स्टार्ट के लिए, यानी ये होता है इंड के लिए, दोनों एक ही है, स्टार्ट और इंड के लिए। ये होता है आपका इनपुट आउटपुट के लिए। इनपुट आउटपुट कहने का मतलब जब आप स्कैनफ का इस्तेमाल करते हो या प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हो, उस वाले स्टेटमेंट के लिए ये होता है। ये होता है कुछ ही किसी प्रकार का इनिशियलाइजेशन या किसी प्रकार का एक्सप्रेशन जिसमें मैथमेटिक्स का कोई भी टर्म इन्वॉल्व हो। ये होता है आपका कंडीशन के लिए, जैसे इफ हो गया, व्हाइल हो गया, जहां पर आप डिसीजन को करते हो कि अगर ये मेरा डिसीजन ट्रू हुआ तो मैं इसको फॉलो करूंगा, फॉल्स हुआ तो मैं इसको फॉलो करूंगा, यानी ये हो गया आपका कंडीशन के लिए। और ये क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसको बनाता हूँ। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप बस कुछ नहीं, जो आप ही बताओ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम ऐसा, तो ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद क्या करते हैं, फैक्टोरियल निकालना है तो किसका निकालना है, ये यही ना सोचोगे मन में जी, 5 का निकालना है कि 10 का निकालना है, तो वो 5 और 10 क्या है, आपका नंबर है ना। हाँ यस सर। हाँ, जी सर। तो हम तो रीड कर देंगे उस नंबर को, वो रीड करेंगे। तो रीड करेंगे का मतलब क्या हो गया, इनपुट आउटपुट है ना जी। इंटर मारोगे ना प्रिंटफ, तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट के लिए। क्योंकि आप लिखते कि इंटर यानी प्रिंट ऑफ इंटर योर वैल्यू, और उसके बाद क्या कर लिखते हैं कि स्कैन ऑफ परसेंटेज डी बराबर m% ऑफ कोई वैल्यू का मतलब n मान लो, तो ये क्या है, प्रिंट ऑफ स्कैन का इस्तेमाल करो, यानी रीड कर रहे हो आप, यानी रीड नंबर हो गया। उसके बाद आप अगर फॉर लूप से बना रहे हो तो पहले फॉर लूप में क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं कि i बराबर 1। आप उसमें जब वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो तो डिक्लेरेशन को नहीं लिखा जाता है, बस जो बहुत जरूरी है उसको लिखा जाता है। तो फैक्ट 1 बराबर आप इस्तेमाल किए प्रोग्राम में, आप प्रोग्राम को देखो, क्योंकि जैसे ही मैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखता हूँ तो पहले इसी को रिवर्स करके बनाया था, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। तो फर्स्ट टाइम में 1 गुने 1 होता है इस्तेमाल, तो ये 1 कहाँ से आता है, ये फैक्ट बराबर 1 एक हम इस्तेमाल किए थे, और एक आई बराबर 1 क्योंकि लूप चलाने के लिए, तो मैंने बस लिख दिया आई बराबर 1। और एक ये बहुत जरूरी था, इसके बिना नहीं काम होता, इसलिए मुझे जरूरत है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैंने इसको इसके अंदर में रख दिया। जैसे ही हो गया उसके बाद मैं फॉर लूप चलाता कि भैया इंट मतलब आई बराबर 1 से स्टार्ट करता, और उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू n तक जाता, यानी कंडीशन चेक करते हैं हम। तो जो भी हो यहाँ पर मैं क्या करता है कि चेक करता इफ वही आपका आई लेस देन इक्वल टू वही नंबर से, कोई वेरिएबल था तो हम नंबर रख दिए, या वेरिएबल रख सकते हो आप, इसका हटा के आप वेरिएबल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर होता, जैसे मैंने इसको क्या किया, कंडीशन चेक किया, तो मैंने इसके लिए ये वाला इस्तेमाल करा, और जैसे ही थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा जी। अब जैसे ही मेरा ट्रू हुआ, ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, ट्रू हुआ तो हम जाएंगे नीचे, फॉल्स होगा तो इस रास्ते को फॉलो करेंगे। जब ट्रू हुआ तो क्या करते आप, सबसे पहला काम क्या करते कि भैया आप ना पर वो जाकर चेक फैक्टोरियल, करता है। हाँ हाँ हाँ, फॉर लूप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर लूप फॉर क्या था, आई बराबर 1 और आई लेस देन इक्वल टू 1 और आई का इंक्रीमेंट, और इसी के अंदर में मैं लिखा था फैक्ट बराबर फैक्ट स्टेरिस आई, यही था ना। तो हमने क्या किया,
कि मैं लिख दिया आपको कि फैक्ट बराबर फैक्ट स्टेरिस आई, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो इसको मैंने इसमें बक्सा में बंद कर दिया, और उसके बाद मेरा काम हो गया तो प्रिंट अप करवा देते, यानी बस काम प्रिंट अप करवा देते, नहीं नहीं भी करवाने का मन था, रिजल्ट में आ ही गया, एक स्टेटमेंट और जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्पेस कम है इसलिए डायरेक्ट स्टॉप कर दिया। अब बताओ, ये जो मेरा फॉर लूप है इसमें कुछ छूट रहा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि जैसे ही फॉर लूप आई बराबर 1 कंडीशन चेक किया तो कैलकुलेट किया इसको, नहीं इसको कैलकुलेट किया, जब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हैंडल किया तब चला जाएगा आई को इंक्रीमेंट। यही काम तो बार बार करना है ना जी, यही काम ना बार बार कर रहा है, यानी ये काम आपका लूप चल रहा है, यानी एक कैलकुलेट हुआ, फिर से सही हुआ, फिर से सही होता तो क्या होता है, जब यहाँ से जाता तो आई को इंक्रीमेंट करवाते, तो यहाँ पर आई बराबर आई प्लस 1 इंक्रीमेंट करवा दिए, बस कुछ नहीं, ठीक है ना। अब मेरा फिर से ये लूप चलते रहेगा, जितना बार ट्रू होगा कैलकुलेट होगा, फिर से जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट से चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोग्राम था मैंने उसी को लिख दिया, ये आपका हो गया। और फॉल्स के लिए क्या था, वो फॉल्स वाला छूट गया कि फॉल्स अगर मेरा होता तो क्या होता, यानी अगर मेरा कंडीशन मेरा फॉल्स कर जाता तो बस मेरा काम तो हो गया। बस यहाँ पर जो भी मेरा नंबर था, मान लो कि आप नेगेटिव नंबर डाल दिए, या कुछ भी, बस हम करवा देंगे प्रिंट दैट नंबर, या प्रिंट दैट नंबर, या लास्ट में ऑब्लिक में रिजल्ट, जो भी हमको प्रिंट करवाना है, जो भी हो, ये आपका इनपुट आउटपुट है। मान लो कि आप नेगेटिव डाल दिए, मान लो -5 जैसे हो गया कुछ भी, तो वो तो एक तरह से बाय डिफॉल्ट डालना नहीं है, उसके लिए मैंने व्यवस्था लगा दिया, प्रिंट दैट नंबर या रिजल्ट डाल दो, क्योंकि फॉल्स करने के बाद तो आ जाएगा, हमको रिजल्ट चाहिए, बस हो गया। जो भी आप इसमें से मान लो कोई स्टेप छूट गया कि मैं ये प्रिंट दैट नहीं लिखा, नंबर या रिजल्ट नहीं लिखा, वो वहाँ पर गौर नहीं करेगा, वो ये गौर करेगा कि ये बक्सा क्या है, और जैसे ही आप बक्सा का इस्तेमाल करो तो अपना भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, ठीक है ना। तो उसे जब प्रोग्राम लिखना जानता है जो टफ है, अगर प्रोग्राम लिखना जान गया तो सब तो लॉलीपॉप है। मैंने यहाँ पर बस हैच इंक्लूड नहीं लिखा है, हाँ देखो इसी को बस बता ही देता हूँ, हैच इंक्लूड stdio.h मैं लिखता, फिर लिखता इंट मेन, ये नहीं लिखना है आई बराबर 1, या अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई रखो इंट आई, लेकिन एक फैक्ट बराबर 1 लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है। अब उसके बाद मैं क्या करता, प्रिंट ऑफ इंटर दैट नंबर जिसका आप फैक्टोरियल निकालना है, उसके बाद मैं स्कैनफ का इस्तेमाल करके उसको एंट्री पहुंचाता, और उसके बाद मैं फॉर लूप चलाता आई बराबर 1 से आई लेस देन इक्वल टू n तक, और आई प्लस प्लस, और उसके बाद मैं क्या करता, फैक्ट बराबर फैक्ट स्टैरिस आई, इसको ब्लॉक करता, यहाँ पर रिटर्न 0 करता, और इसको बंद कर देता। यही प्रोग्राम तो है आपका, जो ये जानता है वो ये जानता है, या ये जानता है तो ये जानता है। देखो मैंने ये नहीं लिखा इस प्रोग्राम में, जो जरूरी था मैंने जो मेरा जरूरी नहीं लिखा, ये ना लिखा, आई और फैक्ट ये बहुत जरूरी है तो इसको लिखना पड़ा मुझे। इस प्रिंटफ स्कैनफ के लिए इनपुट आउटपुट फंक्शन, इसके लिए डबल आ गया, ये रीड राइट के लिए था, इनपुट क्या है, फॉर लूप के लिए कंडीशन है इसमें इन्वॉल्व है, इसके लिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया, और ये आई बराबर 1 यहाँ पर इंस्टॉलेशन यहाँ पर कर दिए, और इस इंक्रीमेंट को यहाँ पर रख दिए, और ये फैक्टोरियल इसको यहाँ पर रख दिए, रख क्या दिए, जैसे से काम होता है वैसे रखना है, ये सब हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यही तो आपका प्रोग्राम हो गया, मतलब फ्लो चार्ट हो गया, यानी आप प्रोग्राम करना जानते हो तो फ्लो चार्ट करना बहुत आसान है, हम तो कितना बार बोल रहे हैं आपको, उसमें बस कॉमा नहीं लिखना है, सेमी कॉलम नहीं लिखना है, भाई परसेंटेज भी नहीं लिखना है, ये तो और आसान है। बस आपका जो है आप खाली पहचान लो कि इसका नेचर कैसा है, इनपुट है या आउटपुट है या कंडीशन है, बस जो जरूरत का चीज़ है वो लिखो आप। जैसे कोई स्टार्ट करोगे आप तो स्टार्ट करना जरूरत है, पहले तो भैया आप किसका निकालोगे उसको तो रीड करोगे ना, रीड नंबर। अब कैसे पहुंचाना ये नहीं देखा जाता है, कैसे हो रहा है काम ये नहीं देखा जाता फ्लो चार्ट में, बस क्या हो रहा है काम वो देखा जाता है। आई बराबर 1 फैक्ट बराबर 1 ये मेरा बहुत ही जरूरत इस प्रोग्राम के लिए था, इसलिए मुझे करना पड़ा। कंडीशन को चेक करेंगे कि भैया वो जो आई था क्या नंबर से छोटा है, अगर ट्रू होता तो इंक्रीमेंट करना था, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के लिए सेकंड बार के लिए है ये, और उसके बाद फैक्ट स्टेरिस आई, ये तो करना करेंगे क्योंकि तभी तो निकलेगा।
अगर अगर हो गया, अगर मेरा कंडीशन, उसके बाद फिर जाकर चेक किए, कैलकुलेट होने के बाद फिर चेक किए, फिर ट्रू हुआ, इंक्रीमेंट किए, फिर चेक किए, फिर ऐसे ही होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। जब फॉल्स करेगा तो ये रास्ता फॉलो करेगा, ये ट्रू करेगा तो ये रास्ता फॉलो करेगा, फॉल्स करेगा तो मेरा लूप से बाहर निकल गया और प्रिंट करवा दिए उस नंबर का फैक्टोरियल या रिजल्ट को। समझ में आया ना जी? यस सर। तो चलिए फ्लो चार्ट बता दिए। हाँ, रहने देते हैं आज के लिए, मिलते हैं शाम को, ठीक ना? ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, अच्छा मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग को।